हेलो। आवाज़ तो आ रही है ना? तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। हेलो। नहीं, तेज ही है, बहुत है। चलो। तो अपन ने क्या पढ़ रहे थे? अपन ब्लैक बॉडी पढ़ रहे थे, है ना? और ब्लैक बॉडी में कुछ लिखवाया तो नहीं था ना, बस समझाया था। तो अपन ब्लैक बॉडी क्या होता है? मैंने कल बताया था कि एक ऐसी वस्तु है ना, या पिंड, ए बॉडी और ऑब्जेक्ट, जो क्या करती है कि हर प्रकार की जो वेव होती है, वे या वेवलेंथ की जो वेव होती है, उसको क्या कर लेती है? अब्जोर्व कर लेती है ना? अब्जोर्व मतलब अवशोषित कर लेती है उसको। फिर फिर बाद में उसको अपने हिसाब से इमिट भी कर देती है। कोई दिक्कत नहीं है ना? जितनी उस पे वेव इंसिडेंट हुई, वो सारी की सारी को क्या कर लेती है? अब्जोर्व कर लेती है। तो उसको बोलते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं? आइडियल ब्लैक बॉडी। और आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए जो अब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट जो होता है वो कितना होता है? 1। कितना होता है? 1, है ना? पर क्या ऐसा सच में संभव है? कोई चीज कंप्लीटली आइडियल हो सकती है? नहीं, है ना? इतनी आइडियल तो नहीं हो सकती, बट वो आइडियल के केस में अपन मानते हैं कि भाई वो जो है जितनी इंसिडेंट होंगे वो सारी को सारी को क्या कर लेगी? अब्सॉर्ब कर लेगी, है ना? समझ गए? भाई जितनी भी वेवलेंथ की उस पे क्या वेव जो है वो इंसिडेंट होगी, रेडिएशन जो इंसिडेंट होगी, उन सबको क्या कर लेगी? अब्सॉर्ब कर लेगी। ठीक है, लिखें इसको। ए बॉडी और ऑब्जेक्ट विच absorb all range of wavelength automatically save your test। नहीं, एक सेकंड तो नहीं। ओके, अच्छा। ए बॉडी और ऑब्जेक्ट विच absorb all range of wavelength which incident on its surface, that object is known as black body। ठीक है, absorption coefficient for ideal black body is a unit। है ना? वो कैसे होता है? जैसे ये वाला होता है ना, E बराबर अपशाइन सिग्मा T4, ऐसे कुछ रिलेशन पढ़ते हैं अपन। तो इसमें जो है, ये तो है किसके लिए? जो अपनी रियल ब्लैक बॉडी होती है वैसा कुछ होता है ना। और ये अपशाइन क्या है? अब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट है, तो अपशाइन का मान कितना हो जाता है? 1, है ना? आइडियल के, तो आइडियल के केस में आपका जो है वो क्या हो जाता है? E बराबर आपका सिग्मा T4, है ना? ये वाला। और ये किसके केस में होता है? आपका आइडियल ब्लैक बॉडी के केस में। समझ गए ना? अब ये काम कहाँ आता है? ये जैसे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जो है वो कहाँ काम आते हैं? तो ये काम आते हैं नेट के पेपर में, जैसे अपने कोई यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है उनमें काम आते हैं। वो क्या करते हैं? वो आपको जैसे यहाँ टेम्परेचर दे देते हैं, है ना? और वो आपको ये ई भी दे देते हैं। ठीक है, और दोनों चीजें दे देते हैं, और आपको सिग्मा आपको पता ही होता है ना? और वो सिग्मा से उनको कोई लेना देना भी नहीं होता। फिर वो आपसे इससे कंपेरिजन करवाते हैं। एक तो रियल का दे देंगे और एक आइडियल का दे देंगे। तो फिर देखो, इसमें तो अपसाइन है नहीं, इसमें अपसाइन है, तो वो बोलेंगे कि फिर अपसाइन का मान निकालो, और ये एक न्यूमेरिकल बन जाता है और कंपटीशन के पेपर में आ जाता है। तो इसलिए जो है इसको दोनों फॉर्मूले अपन ने लिखवा दिए। समझ गए ना? ठीक है, अब इसका वो वाला डायग्राम और बनवा दूं मैं तुम्हें, कि देखो, ये ऐसे समझो कि अपन
सर्किल। हम्म। हाँ, एक्चुअल बिल्कुल सही बात। है ना, एक ये हो गया, और एक इसी के अंदर और बना लेते हैं अपन कोई। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गौरव इसमें, सेंटर देखना पड़ता है अपने को पहले। मान लो भाई ये दोनों है ना, बीच में इतनी जगह है, और ये अपना इरेज का ऑप्शन। ठीक है। आप क्यों नहीं हो रहा भाई? लो, होना तो चाहिए ना। क्या होता है? फिर क्या मतलब हुआ? फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। फिर तो हटाओ इसको, हटाओ इसको, अपन बनाएंगे फिर, है ना। फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। क्यों करो? देखो मैं बता रहा था ना, इस पे दो कलर चल जाते हैं कई बार, है ना। अब ये मिट जाएगा अपने वाला। ठीक है ना। ये वाला। यहाँ से पेन और सिलेक्ट करना पड़ेगा, सब कुछ तो सिलेक्ट है, फिर भी नाटक कर रहे हैं। चलो, अब यहाँ से देखो, यहाँ से मान लो कि कोई वेव आपकी इंसिडेंट हुई, रेडिएशन, ठीक है। अब ये इससे टकरा है। अब ये वेव क्या, जैसे इसमें जो है वो आपके क्या होंगे, एटम्स होंगे। ये वाला है नॉर्मल सी आपके। अब ये भी क्या करेंगे कि रेडिएशन ईएम वेव इमिट करेंगे। अरे करेंगे नहीं लिखने का टाइम लगेगा, समझो पहले, है ना। ये इमिट करेंगे, और जैसे ये ईएम वेव इमिट करेंगे, वो ईएम वेव क्या होगी कि धीरे धीरे इन पे सरफेस पे जो है वो इंसिडेंट होगी। तो कोई आपकी रिफ्लेक्टेड होगी, कोई तो परावर्तित होगी, है ना। और कोई पार्शियल रिफ्लेक्टेड होगी, मतलब आंशिक रूप से परावर्तित होगी, हल्की फुल्की, है ना। ये वाला जैसे ये यहाँ गई, फिर यहाँ से ये यहाँ से टकरा गई, ये यहाँ आ गई, फिर जैसे मान लो ये यहाँ से चली गई, है ना, एस से। समझ रहे हो ना तुम? तो ये जो है ऐसे चलती भी जाएगी, ये वाला। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो है ये ब्लैक बॉडी जो है ये पूरा पूरा जो है ये फुलफिल हो जाएगा, किससे, वेवलेंथ पे। इस पे हर प्रकार की रेंज जो होगी, जैसे मान लो कि जीरो से लेके इनफाइनाइट तक की जो रेंज होती है, उसकी जितनी भी वेवलेंथ होती है वो सारी इसमें एक टाइम पे मौजूद होंगी, है ना। समझ रहे हो ना सारी। और इसको जो है एक टी टेम्परेचर पे रखा जाता है, किस पे, टी टेम्परेचर, है ना, कि नियत टेम्परेचर होता है ये। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इसको पूरा टेम्परेचर देंगे तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा, है ना। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इसका एक फिक्स टेम्परेचर रखा जाता है इसको। और ये जो है ये आपको, इसको आप समझ सकते हो कि ब्लैक बॉडी जो है वो इस टाइप का सा कुछ होता होगा, है ना। और अब इसको थोड़ा सा लिखवा देंगे अपन। तो इसको, जैसे ब्लैक बॉडी है तो ये जो दो गोले बनाए, इसको इसको अपन क्या बोलते हैं, कैविटी। सारा एक साथ उतरवा दूंगा। तो जो अपने ये जो कैविटी होती है इसको बोलते हैं कैविटी। ये जैसे अपन ने बनाया इसको बोलते हैं कैविटी, है ना। इसको जैसे मान लो टी टेम्परेचर दिया, तो मैं बोलूँ वेहन कैविटी हीटेड एट टेम्परेचर टी, ना, टी टेम्परेचर तक इसको हीट किया। तो फिर क्या होगा कि इससे जो है ईएम वेव उत्पन्न होगी, किससे, वो जो एटम्स हैं उनसे, किसके एटम्स हैं, वो वॉल के, है ना, कैविटी वॉल। देन देन
EM wave produced from cavity wall atoms. This wave partially reflected by cavity walls. After some time, whole volume of whole volume of cavity fulfill all range of रेडिएशन, है ना, और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज 0 to इनफाइनाइट। ये वाली बात, बस ये इतनी सी कहानी है कि एक टाइम पे ऐसा होगा कि एटम्स जैसे जैसे ईएम वेव रेडिएट होती रहेगी, तो एक टाइम बाद जो है वो कैविटी पूरी भर जाएगी, उसका जो पूरा वॉल्यूम है वो किससे भर जाएगा, आपका ये लिखा है ना कि आफ्टर सम टाइम हुल वॉल्यूम ऑफ कैविटी फुलफिल ऑल रेंज ऑफ रेडिएशन, तो सभी प्रकार की विकिरण जो है वो उससे भर जाएगा, है ना। उसके बाद वो जो वेवलेंथ बता दी उसकी 0 to क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, है ना। तो ये वाली बात जो है ये आपकी होती है ब्लैक बॉडी की कैविटी। अब अपन देखेंगे कि भाई ब्लैक बॉडी होती क्या। देखो मैं इसको बहुत तरीके से करा रहा हूँ, एक्चुअल में लिखाने को इसमें बहुत कुछ लिखाया जा सकता है, अंट शंट, है ना, कितना ही भर दो आप, कमी है। लेकिन बिल्कुल पहले ब्लैक बॉडी था क्या, है ना, और ये कैविटी के साथ क्या किया वो लिख दिया। अब उसके ब्लैक बॉडी के अपन कर्व समझ लेंगे, कर्व क्या बताते हैं वो समझ लेंगे, फिर कर्व से अपन वीन के नियम पढ़ लेंगे और स्टीफन का नियम पढ़ लेंगे, है ना, वीन और स्टीफन। फिर उनमें क्या कमियां थी वो पढ़ लेंगे और टॉपिक खत्म कर लेंगे, है ना। नहीं तो फिर अगर इसको तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो फिर कितना ही पढ़ लो कमी है ना। और एग्जाम में आएगा तो 99% चांस है कि ये वाला यहाँ से नहीं आएगा। लेकिन जब अपन प्लांक थ्योरी पढ़ेंगे ना, अब इसमें कमियां हैं। जैसे ये तो अपन पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की तरह, तो पहले अपन सीख रहे हैं कि क्वांटम ने क्या बताया, तो वो जैसा फिर अपन पढ़ेंगे कि वीन का नियम, और वो पहले से ही बता रहे थे क्लासिकल थ्योरी के, वीन और रेले जीनियस जो है वो इसको पहले से ही प्रूफ कर रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, है ना। और उसके बाद वो जो है वो आपका डिलीट हो गया कि भाई सही नहीं है ये, कि आपको दो साइंटिस्ट मिलके एक को कर्व को समझा रहे हो, जबकि ऐसा है ही नहीं, प्लांक की थ्योरी को यूज मिले तो अकेला ही एक साइंटिस्ट समझा सकता है इसको आराम से, उसकी थ्योरी को काम मिले तो फिर बाद में इसको प्लांक की थ्योरी से अगर अपन करते हैं तो वो अपन देखते हैं कि एक थ्योरी मानने से ही इसको सारा सोल्व हो जाता है। तो एग्जाम में पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे कमियां पूछे, समझ रहे हो ना, कि वो आपसे ये चाहेगा कि आप जो है प्लांक थ्योरी का यूज करके वीन का नियम लिख दो जी, या फिर आप प्लांक थ्योरी का यूज करके आप रिलेजिनियस का नियम लिख दो, समझ रहे हो ना, या फिर प्लांक थ्योरी का यूज करके आप स्टीफन के नियम को निकाल दो। तो टॉपिक्स तो वो आएंगे, लेकिन वो आपको समझ कब आएंगे, जब आपको थोड़ा पीछे का बेसिक भी पता हो कि क्या थ्योरी थी, कहानी क्या थी, वीन का नियम एक्चुअल में है क्या। अरे वो वाली बात है, जैसे अगर एक बार तुम्हें पता लग गया वीन का नियम क्या है, तुम्हें ये पता है ये लेना है और यहां से प्रश्न को शुरू करना है, ये लाना है, बीच में गाला मेली तो तुम खुद ही कर देते हो फिर, है ना। मतलब हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की कॉपी और इसमें इधर से लिखना शुरू किया, और लास्ट इधर गुणा भाग, और कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा था उसको नेगलेक्ट, है ना, यही करते हो ना तुम कॉपी में, तो वही वाली बात है। तो प्रूफ तो तुम कर दोगे अगर तुम्हें पता होगा कि आगे क्या है और पीछे लाना क्या है, ठीक है। तो अपन करो समझते हैं इसके। देखो ये अपन एक ग्राफ पढ़ लेते हैं, है ना। ये जैसे मैं लेमडा में पढ़ रहा हूँ अभी वेवलेंथ में, ठीक है, और यहाँ पर है ई लेमडा, क्या है, ई लेमडा। ये ई लेमडा एक्चुअल में है क्या, ये है आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, वर्णक्रमीय ऊर्जा वितरण, है ना। वो जो रेडिएट हो रही है ना वहां से जो वेव, जैसे वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ
जब होती है तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो ई बराबर एच न्यू अगर करके निकालें अगर अपन, तो वहां से एनर्जी का एक रिलेशन बन जाता है, अरे बन जाता है ना। तो वो एनर्जी कितनी रेडिएट होगी, कोई भी वेवलेंथ जो होती है रेडिएशन रेडिएट होती है, तो उसमें फिर एनर्जी तो निकलती है ना। तो आपकी जो है वो एनर्जी जो है उसके और वेवलेंथ के मध्य क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो फिर कैसा प्राप्त हुआ था वो ग्राफ, वो समझेंगे अपन, और वो समझेंगे तो फिर मोस्टली कहानी समझ में आ जाएगी अपने को। तो देखो ये वाला, उसके बाद यहां से देखो ये ग्राफ ऐसे, ठीक है, ये वाला। दूसरा ये आपका जैसे मान लो कोई मिनिमम टेम्परेचर पे है, मान लो कि 400 केल्विन 500 केल्विन के आसपास है, थोड़ा सा टेम्परेचर हमने और बढ़ाया तो जी दूसरा ग्राफ आएगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दूसरा ग्राफ आएगा। मैंने बोला ना, देखो मैंने ब्लैक बॉडी जब लिया था मैंने टेम्परेचर क्या बोला था, एट टेम्परेचर टी, है ना। अब ये टेम्परेचर मान लो T3 है, तो T2 का कुछ ग्राफ कुछ अलग आएगा। तो T2 का बनाया तो फिर ये जैसे ये वाला आ गया, समझ रहे हो, समझ गए ना। और ऐसे ही अगर मैंने T3 का बनाया तो ये कुछ हो रहा और अलग आ गया ना ये वाले ग्राफ। अब यहां से देखो, अब इसका ये वाला, जैसे ये वाला मैं बोल दूं कि ये आपका T1 है, ये वाला मैं बोल दूं आपका T2 है, और ये वाला आपका क्या बोल दूं T3 है। तो मुझे बताना भी पड़ेगा कि यहाँ पर जो आपका T1 है वो ग्रेटर देन है T2, और ये आपका T3 सबसे बड़ा कौन है, T1। सही बात। अब यहां से देखो, ये आपका जो है इसका मैक्सिमम पॉइंट है भाई, यहां से ये कर्व बढ़ता जा रहा है और यहां से इस पॉइंट पे जाके बढ़ गया है ना। फिर ये वाला जो मैक्सिमम पॉइंट है इस वाला, सारा एक जैसे ही चल रहा है, ऐसा क्यों, भूल जाता है कभी कभी, है ना। ये वाला, और ये इस वाले कर्व का मैक्सिमम पॉइंट है, तो इसको बोल दू लैम्डा, और ये आपका एम, और ये आपका 3। अच्छा लग रहा है, हाँ ये वाला। अब ये यहां से देखो, अब ये देखो इसका मैक्सिमम पॉइंट ये है, ये वाला, तो इससे लाऊं आपका, नहीं नहीं, हो गई होगी वो, थोड़ी बहुत टेढ़ी तो होएगी, है ना। ये वाला बिल्कुल स्ट्रेट आती है, लाइनें नहीं है एक्चुअल में, ये पॉइंट को दर्शा रही, लाइनें वाइनें बनानी जरूरी नहीं है, बस वो पॉइंट दिखाने के लिए बना रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना। आपको ऐसे ही ये देखो ये वाला, तो गौरव बताओ, बोलो फिक्स बताओ, रटना भी तो है वैसे, क्यों गौरव, ये वाला, समझ गए। तो ये तीन, अब यहां से देखो तुम, एक चीज और समझ में आ रही तुम्हें कि जैसे जैसे लेमडा बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और इधर वाला, तो ये जो कर्व जो है, इनके जो ये पीक पॉइंट्स हैं ये शिफ्ट हो रहे हैं उधर जीरो की साइड। ये वाला अगर मैं जीरो बोल दूं तो जीरो की साइड क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, अरे हो रहे नहीं हो रहे, ये वाले। तो ऐसा ही ग्राफ जब मैं फ्रीक्वेंसी में बनाऊंगा, आवर्ती में बनाऊंगा, फ्रीक्वेंसी में बनाऊंगा, तो फिर वो वाले उधर शिफ्ट होंगे मैक्सिमम की तरफ, क्यों, क्योंकि आपका न्यू बराबर क्या होता है, C/लैम्डा। तो इसका मतलब जो लैम्डा के साथ होगा उसका उल्टा किसके साथ होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये लैम्डा इधर शिफ्ट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी किधर शिफ्ट होगी, सर। अरे समझ में आ रहा है ना आराम से, तो ये वाला। अब यहां से देखो और चीजें, अब ये यहाँ देखो, ये वाला जो पहला वाला कर्व है, यहाँ पर एक एनर्जी की एक फिक्स वैल्यू आएगी यहाँ पर ई लैम्डा, अरे सही है। इसके लिए कुछ और फिक्स वैल्यू है, सही है। इसके लिए कुछ और फिक्स वैल्यू, अरे है नहीं है, सबके लिए अलग अलग फिक्स वैल्यू है ना। तो अपन ये भी तो बोल सकते हैं कि जब अपन जैसे मान लो कि अच्छा ये कर्व देखो, ये वाले ये कहीं टूट रहे हैं क्या, ये कर्व कहीं टूट रहे हैं क्या, नहीं टूट रहे ना। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो है वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, अरे कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अच्छा एक चीज तो ये बोल सकते हैं अपन, देखो ग्राफ से ही याद हो जाएंगे तुम्हें सारे पॉइंट। दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आपका जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है ना। ये वाला बढ़ा तो इसका जो ऐसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला टेम्परेचर बढ़ा तो इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला, और ये वाला टेम्परेचर बढ़ा तो इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला। अरे हाँ या ना, तो प्रत्येक टेम्परेचर पे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है जी, तो ये लिख सकते हैं अपन। अच्छा तीसरी चीज क्या लिख सकते हैं, तीसरी चीज लिख सकते हैं कि भाई जैसे जैसे इसका आपका टेम्परेचर जैसे कांस्टेंट रखते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और जैसे जैसे लैम्डा बढ़ रहा है, देखो इधर से चला मैं तो लैम्डा ही बढ़ रहा है ना, तो यहाँ ऐसे लैम्डा ही तो बढ़ रहा है, तो जी मैं जैसे यहाँ से चला तो लैम्डा बढ़ रहा है, तो आपकी एनर्जी का मान भी बढ़ रहा है ना। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे जैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है एक पॉइंट ऐसा आता है, ये वाला, देखो इसका ये वाला पॉइंट, कि वहां पर क्या हो जाता है मैक्सिमम, अरे क्या हो जाता है मैक्सिमम, उसके बाद वापस से घटना शुरू, तीन बात होगा नहीं।
वापस से घटना शुरू। अच्छा, चौथी चीजें क्या लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर अलग अलग लेते हैं, तो जो आपका मैक्सिमम पॉइंट आ रहा था, जो पिछले में पढ़ा अपन ने मैक्सिमम पॉइंट, ये पढ़ा ना अभी, मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है हर कर्व में, एक मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मैक्सिमम पॉइंट आपका क्या हो रहा है, पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। इसका मतलब लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। अरे यही यही तो होगा कि लेमडा मैक्सिमम में जा रहा है और टी मिनिमम में। सही है ना? पहले पढ़ रहे को कविता आ रहा है? हाँ, तो ये वाला, तो इससे फिर अपन वीन का नियम बता देंगे। अच्छा, फिर एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है? टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। और टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ई बराबर सिग्मा टी फोर, यानी कि स्टीफन का नियम। तो ये वाली जो पांच छह बातें हैं, ये ग्राफ बताते हैं। और ये पांच छह बातें ये अपन लिख लेते हैं, है ना? और इसको याद नहीं करना होता, इसको क्या करना होता है आपको कि ग्राफ एक बार ये रट लिया, और ग्राफ को देख के और ऐसे ही जैसे मैंने बताया तुम्हें, ऐसे ही बातें दिमाग में रख ली जाती हैं और उनको लिख लिया जाता है, क्योंकि ऐसे तो फिर कितने याद करोगे। सही है ना? अच्छा, सारा उतारने दूंगा, सारा उतारने का टाइम मिलेगा। एक सेकंड दूसरा और सुन, कुछ भी नहीं छूटेगा, करो टेंशन नहीं लेना, है ना? ये वाला आवर्ती में और बनवा दूं, है ना? नहीं, फ्रीक्वेंसी में अलग बनेगा ना। चलो, अब देखो यहां से, सही है? कलरफुल चाहिए तेरे को? ओह, ओह, नो। सही है? गौरव नाराज होएगा थोड़ा सा, सही हो। ऐसा भी होता? ये वाला तो ज्यादा बड़ा बना दिया था। नहीं, अब ठीक है, चला लेंगे यार काम। अब तुम्हें समझना तो है ही, वही कर्व आना चाहिए ये एक्चुअल में। अब ठीक है, ठीक है ना? अब ठीक है, चला लेंगे काम, चला लेंगे ना। हाँ, वो पीछे वाला परफेक्ट बन गया ना, तो ये ऐसा ही बनेगा अब। चलो, यहाँ से अब ये देखो, इस वाले का अब वही है, ये T3 टेम्परेचर, ये आपका T2, और ये आपका वही वापस T1 इज आपका ग्रेटर देन T2। ये कंडीशन ऑलवेज सस्टेनेबल, है ना? यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाला पॉइंट है ना? तो ये आएगा आपका V न्यू, है ना? ये, और ये आपका M और 3। अच्छा, एक चीज बताऊं तुम्हें, अब यहाँ भी M ही आएगा। जैसे उस उधर M क्यों आ रहा था? मैक्सिमम, और ये भी मिनिमम। वो है, दोनों को लिखा किससे जाता है? M से ही। तो ये मिनिमम है, एक्चुअल में तो मिनिमम है, लेकिन अब दोनों M M, तो फिर इसको या तो पूरा लिख लो, और पूरा लिखोगे तो गंदा सा लगेगा, इसलिए इतना ही ठीक है अपने। और फिर ये वाला, ठीक है? और ये आपका न्यू M2, और फिर आपका ये वाला। अरे समझ गए ना? ओहो, अच्छा, ये वाला, ये M1। स्लाइड ऊपर जाती है? अरे जाती है, सही है बस। अरे पता तो सब था मेरे को, जब तो मैं ही तो कर रहा हूँ। अब ठीक लग रहा है? हाँ। ओ हो, अच्छा अब ठीक लग रहा है, हाँ आ रहा है पूरा। ठीक है, तो ये वाला, बस इसमें यही कहानी है, बाकी वो बातें वो सारी वही है जो पिछले वाली थी, है ना? तो अब उतारो तुम, देखो अब आएगा उतारने में मजा। अब उतार, सब उतार रहे हैं, और तू तेरे साथ साथ सब साथ साथ नहीं उतारते, तेरे तेरे हैं, है ना? आवाज वगैरह तो आ रही है ना? आ तो रही है।
तारो 1 मिनट और वेट कर लेते। अच्छा एक चीज और बताऊं भाई, इसको ना साथ साथ पढ़ना है, सारे को पूरी क्वांटम को साथ साथ पढ़ना है। तुमने अगर ऐसे सोचा ना कि लास्ट में कर लेंगे, 1 यूनिट हो जाएगी तो पढ़ लेंगे ना, पहली यूनिट तो फिर भी एक साथ पढ़ लोगे तो चल जाएगा काम, है ना, दूसरी तीसरी चौथी ना मुना ना, सारी साथ साथ पढ़नी है। जैसे जैसे टॉपिक हो जाए वैसे वैसे करने। मैं बता रहा हूँ, एक बार आ गई ना समझ में। हाँ, अगर एक बार आ गई ना समझ में, तुम्हें दोबारा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, पेपर में पढ़ लेना डायरेक्ट। लेकिन अगर तुमने साथ साथ नहीं पढ़ी और तुम्हें समझ में नहीं आई भाई, यहाँ तो आ ही जाएगी, फिर घर जाके रिवाइज नहीं करो, भूल जाओगे, है ना। तो बस एक बार भूल गए फिर काम हो जाए, काम खत्म। अरे गौरव, तेरी बात अलग है ना, तू आइडियल है। नहीं, ये संडे को निकाल देंगे तेरी ये कमी भी है ना। हो गया। अच्छा, पूरा तो आ रहा है ना। अच्छा। और एक्चुअल में गौरव लाइव क्लास में ऐसे ही उतरवाया जाता है। अब ये लाइव चल रहा होता ना, इतनी देर ही रुकना पड़ता है। एक्चुअल में क्या है कि वहाँ बच्चे कमेंट कर रहे होते हैं, अब ये स्ट्रीमिंग नहीं चल रही इसकी, स्ट्रीमिंग चल रही हो ना, तो फिर डायरेक्ट वैसे ही चलता है जैसे चल रहा हो, वैसे वहाँ कमेंट चल रहे होते हैं। और जैसे स्लाइड आगे करो, उधर से कोई कमेंट कर रहा था, रुको अभी मेरा बचा हुआ है। फिर धीरे धीरे क्या ऐप पे वो स्क्रीनशॉट भी रस्टिकेट कर देते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, क्या है, बच्चा स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाता और दोबारा बच्चा लेक्चर देखना नहीं चाहता। बच्चा एक बार ही मजबूरी में देख रहा होता है। ये हमारे मानसू को ही देख लो, बेचारा मजबूरी में पढ़ रहा है, कोई मतलब तो है नहीं। तो क्या हो गया। अब इतनी फॉर्मेलिटी नहीं करता गुरु मैं कोड हो रहा तो होने दे, लाइव वाले भी सुन लेंगे। चलाए आगे। ये बता रहा हूँ, यहाँ लिख लो। स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। गौरव, उतार इसको फटाफट। हम्म। ये वाला कर्व ज्यादा अच्छा बना है ना। अच्छा ऐसा भी है क्या।
रुक जा गौरव, अभी सब तेरे इतने फास्ट नहीं है, अभी बनेगा। हाँ देखो, क्या बात है, क्या हमारे वाला ही पीछे चल रहा है। बना ले बना, बना ले। घर जाके शिकायत करेगा नहीं तू। तू मुझे बनाने नहीं दिया आज। ये पी के एक जैसे थोड़ी कर दिए तूने सारे। फिर तो ठीक है, भरोसा कम ही होता है मुझे तेरे पे। तो सुबह सुबह तुम्हें जोर तो आता होगा उठ के आने में, है ना? है ना? अब तू तो सोता ही 2 बजे है ना? कल मैंने वो ऐसे ही 2 बजे मैसेज किया कि भाई क्लास जो है वो नहीं होएगी, है ना? वो कल क्लास नहीं हुई थी ना। और गौरव ने उधर, मैं जैसे ही मैसेज करा, मैसेज मेरा पहले, मैं गया नहीं उस तक, उससे पहले रिप्लाई आ गया, वाई सर। क्यों? उसको रीजन बताया तुरंत, उसके बाद हो गया ठीक है ओके, मतलब हो गया काम। वाई सिर्फ ये फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था, ये तो इसको भी छुट्टी थी। अच्छा। हम्म, हो गया। ये आगे वाले भी उतार लो। ये भी अपनी वही है एनर्जी, लेकिन ये इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ, जैसे पहले वाली वेवलेंथ की रेंज में थी, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंज में। इसीलिए इसको ईवी लिखा है ना, ये वाला। और ये वी नहीं है, न्यू है ना? लेकिन इसको जैसे तुम वी मत पढ़ना, ये आवर्ती है भाई, है ना? और ये फॉर्मूला एक बार, ये भी साइड में लिख लेना तुम, है ना? कि न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, ये वाला। ये आपकी ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये वाला लिखा हुआ है जैसे वी, और ये आपका एम, है ना? जैसे तीसरा कर्व है तो यहाँ पर जैसे मैंने हल्का सा M3 लिख दिया ऐसे, समझ गए ना? इस टाइप से लिखी हुई नोटेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे समझ में आना चाहिए, तुम कुछ और लिख लो। हाँ, ये 3 है पहले वाला, ये 2 है, ये 1 है ना? इसी हिसाब से बढ़ रहा है। अच्छा, इसका देखो एक बार अवकलन करें तो, ये वाला, इसका अवकलन करें तो डी न्यू, और ये आपका सी बाई लैम्डा स्क्वायर, और ये आपका डी लैम्डा के सापेक्ष, तो ये भी कई बार काम हो जाता है ना? इसलिए इनको कॉपी के ऊपर कहीं साइड में लिख लेना कि ऐसा ऐसा भी होता है। वैसे तो तुमने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा ये, थर्मो में। गौरव का तो डिलीट हो चुका है, गौरव को तो याद नहीं है। पेपर हुआ, गौरव ने इरेज, क्या मतलब? और याद रखना भी नहीं होता गौरव, है ना? और क्या। अच्छा, तो क्या करना चाहिए फिर? नहीं, इस बार सही है, इस बार दिसंबर के चक्कर में क्वांटम में लग जाएंगे, है ना? बाकी तो देख, बाकी तो पढ़ाई वैसे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। यही एक ऐसी किताब है जो थोड़ी ईंट ली है, बाकी तो सब ठीक है, काम चल जाता है। हो गया? कर दूं आगे? चलो, अब देखो ये वाला जो कर्व ये है ना, इससे सारी बातें समझ लेते हैं अपन, कि भाई कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है ना, कंटिन्यूअस है। तो यही बातें जैसे अपन लिखेंगे, मैं एक एक बात जो है तुम्हें दिखा दिखा के लिखूंगा, ताकि तुम्हें ऐसे ही याद रहे, ठीक है ना? तो मैं क्या लिखूं यहाँ से, आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेक्ट्रल एनर्जी, आपका यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? ये वाला, भाई वो जो कर्व जो है ना, उसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो देखो, पहली, नंबर 1, एनर्जी
distribution graph is continuous। अरे सही बात है, सतत है ना, कहीं भी टूट नहीं रहा है। एक वाली बात ये हो गई। अच्छा दूसरी बात देखो कि जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ा रहा हूँ, ग्राफ, अच्छा ये ओ हो तो यस, ग्राफ, सॉरी, अच्छा ग्राफ इज कंटिन्यूस हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्या है कि टेम्परेचर का जैसे जैसे मान बढ़ाएंगे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। देखो when temperature is increasing, है ना, then energy distribution is also increases। भाई फिर आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी क्या है, बढ़ता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे देखो ये वाला ग्राफ, ये वाला, अब जैसे देखो ये टेम्परेचर था, अब T2 वापस बढ़ा तो वापस देखो वैल्यू बढ़ी है। अब तुम बोलोगे देखो देखो यहाँ जो वैल्यू थी वो ये थी, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू वो ये है, अरे है नहीं है। तो हर जगह जो है वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, भले हल्की हल्की बढ़ रही हो, है ना। और तीसरा अगर पॉइंट लिखें तो फिर क्या लिखें कि देखो आपका जैसे जैसे एक टेम्परेचर लिया आपने, लिया तो ये एक फिक्स वैल्यू तक तो जो बढ़ती है उसके बाद घटती है ना, ये वाली बात है। चलो एट अ फिक्स टेम्परेचर वैल्यू ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन increasing at a fixed point। After that point, it after that point it decreases decreases। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो घटती है, वैल्यू ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजिंग एट ए फिक्स पॉइंट आफ्टर दैट पॉइंट इट डिक्रीजेस, बाद में वापस से जो है गिरनी शुरू हो जाती है। और कब, जब वेवलेंथ बढ़ती है ना, ये वाला मैं लिखूं, when we increase wavelength। ये वाला हो गया। अब चौथा टॉपिक, ये देखो चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट ये है कि भाई वो वैल्यू जो एक फिक्स पॉइंट तक बढ़ती है, अरे बढ़ती है, उसके जैसे जैसे टेम्परेचर फिर अपन बढ़ाते हैं तो वो फिक्स पॉइंट जो है वो लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होता हो जाता है ना। वेहन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन मैक्सिमम पॉइंट ऑफ वेवलेंथ शिफ्ट टुवर्ड्स
लोअर वेवलेंथ। भाई टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो आपका मैक्सिमम पॉइंट ऑफ वेवलेंथ, जो मैक्सिमम बिंदु की जो आपकी तरंग दैर्ध्य है वो आपकी शिफ्ट होती है और किसकी तरफ, लोअर वेवलेंथ की तरफ, या लोअर वेवलेंथ पॉइंट बोल दो, है ना, या एक ही बात है। ठीक है भाई, ये वाली बात, है ना। अच्छा देखो एक बार और, तो इस बात से टाइम मिलेगा, मिलेगा। अच्छा ये आपका लेमडा एम मैक्सिमम पॉइंट है ना, और इस बात से क्या पता लगता है कि ऐसा कुछ रहा होगा। अरे जब भी तो देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आपका लोअर की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है, मतलब लेमडा, टेम्परेचर बढ़ेगा लेमडा कम हो रहा है, एंटी प्रोपोर्शनल होगा ना एक प्रकार से। तो यहाँ से जैसे अपन देखें तो लैम्डा एम, और ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया बी, लैम्डा एम, और ये आपका बी, और ओह ओह ओह, ये आपका टी, और ये आपका लैम्डा एम टी बराबर बी, ये वाला, है ना। लिखूं दैट इज मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट लो, ये वाला, है ना। और यहाँ पर लिखूं वेहर बी इज मीन्स कांस्टेंट, और वैल्यू क्या आ जाएगी बी की, क्या आ जाएगी 2.898 इंटू 10⁻³ है ना। और ये आपका एम और के, है ना। ये एम और के का मतलब क्या है, देखो लैम्डा मतलब मीटर, क्या, मीटर, और ये आपका केल्विन, है ना। हिंदी में क्यों लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि तुम एम के को मिली केल्विन ना पढ़ लो, है ना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, समझ गए। ये वाला, ये यहाँ तक, ये आपका डिस्प्लेसमेंट लोग है। अच्छा ये लगाएंगे कब, सुनो गौरव बात सुन पहले, ये लगाएंगे कब न्यूमेरिकल में, ये न्यूमेरिकल में तब लगाएंगे जब आपको न्यूमेरिकल में वो बोलेगा कि मैक्सिमम वेवलेंथ, क्या बोलेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ जी ये है, और आप टेम्परेचर निकालो, या फिर टेम्परेचर ये है और इस टेम्परेचर पे आपके मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो। क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट आप कहाँ होगी, आप कहाँ फंसोगे कि आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना, आप यहाँ फंसोगे, आप यहाँ फंसोगे। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इसमें भी दे रहा है, सिग्मा आपको पता है, ई एच न्यू से आप कंपेयर करोगे, आप सोचोगे एच न्यू, और न्यू को क्या लिख सकते हो, देखो ऐसा, आप यहाँ फंसोगे ये वाला, और इसको आप लिखोगे एच सी बाई लेमडा। आप सोचोगे कि लेमडा यहाँ से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना वो सारे न्यूमेरिकल जिनमें वो मैक्सिमम की बात कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और वो सारे फॉर्मूले जिसमें आपको मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, वो ये वाला। तो ये पढ़ाएंगे जब, मैं एक बार फिर ये बात रिवाइज कर दूंगा, लेकिन याद रखना ये एम इसीलिए लिख रहा हूँ बार बार कि एम मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। तो वो बोलेगा कि आपको जैसे मान लो 1000 केल्विन पे वो बोलेगा कि इसका फाइंड आउट करो, तो ये 1000 केल्विन हो गया, है ना, टी, ये 1000 केल्विन हो गया ना। और 1000 केल्विन जैसे आप ये रखोगे बी में भाग दोगे, तो 1000 यानी कि 10 टू पावर नीचे आके 3, ऊपर जाके 6, तो ये जगह 2.898, और 10 टू पावर -6 वेवलेंथ। अरे समझ रहे हो ना ऐसे, तो ये आपको ध्यान रखना है ना, ताकि ये सब आपको अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। ये सिर्फ ये वाला वो तो लिखना है, यही नहीं लिखना है बस, इतना सा, है ना। ठीक है, ये आपका विंस का नियम होगा, है ना, ये वाला। अब आपका पांचवा, 4 पॉइंट हो गए, ये मैक्सिमम ये वाला। अच्छा इस ये जो ग्राफ है, जैसे इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी T⁵ के प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, T⁵ अच्छा ये बात कैसे पता लगे कि T⁵ क्या होता है, तो आप जब इसका विंस का जो क्लासिकल नियम देखोगे, कौन सा नियम देखोगे, क्लासिकल नियम देखोगे, तो उसमें जो है लेमडा की पावर -5 आती है, कितनी आती है, लेमडा की पावर -5, और यहाँ से कंपेरिजन करोगे तो लेमडा की पावर -5 होगी, तो वहाँ पे T⁵ ऑब्वियसली क्या होगी, 5। और वो जो है अपन आपको आगे करा देंगे आगे वाली क्लास में, लिख तो यही लेते हैं, ठीक है। तो देखो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज
प्रोपोर्शनल टू फिफ्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। हो गया। अब देखो आगे, ये 6 नंबर, ये क्या कह रहा है कि वो जो ये ग्राफ है, ये वाला आपका, ये जो ग्राफ है, जैसे ये वाला ग्राफ है ना, ये अब जो इसका जो जैसे इसने जितना एरिया कवर किया है ना, वो एरिया किसको दर्शा रहा है? टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को। अरे किसको दर्शा रहा है? टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो बस यही बात लिखनी। टोटल एरिया ऑफ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर shows टोटल एनर्जी। जैसे E आपका लैम्डा बराबर आपका 0 to इनफाइनाइट यू लैम्डा और आपका डी लैम्डा। यू लैम्डा क्या है? जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उस रेंज में, किसमें? आपकी लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में जो उस वॉल्यूम में जितनी एनर्जी है वो ये है। फिर उसको 0 से इनफाइनाइट तक क्या करेंगे अपन? इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी ना। अरे आ जाएगी ना। इंटीग्रेशन होता ही क्या है कि इंटीग्रेशन यही तो होता है कि भाई जो चीजों को जो है समेशन करेगा। इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल योग है। क्या है? योग। जबकि डिफरेंशियल घटाव की तरह होता है। डिफरेंशियल कम करता है इन, और ये समाकलन जोड़ता है चीजों को। समझ गए ना? तो ये वाला, तो यहां से फिर वो वाला अपना एक फॉर्मूला आ जाता है, ई बराबर सिग्मा T4, है ना। और वेयर सिग्मा इज ए डिफेंस कांस्टेंट। वैल्यू क्या होगी इसकी सिग्मा की? कितनी हो जाती है सिग्मा की वैल्यू? 5.7 इंटू 10⁻⁸ फिर वोट, है ना। और ये आपकी मीटर स्क्वायर और केल्विन 4, ये वाला, है ना। ये तुम्हारे लिए यहाँ पे लिखूंगा मैं हिंदी में भी। वोट, यहाँ पर मीटर का स्क्वायर और आपका केल्विन। और अच्छा क्यों लिख रहा हूँ हिंदी में? तुम इसको वोट ना पढ़ के पेपर भी पढ़ सकते हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, है ना, इसलिए। और वैसे उसका सिंबल जो है अलग होता है WB, लेकिन तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, इसलिए हिंदी में भी ध्यान रख लेना। और ये स्टीफन का नियम। तो कुल मिला के ये जो है मोटी मोटी ग्राफ की बातें हो गई हैं, और इसको अब तुम छापना शुरू करो। ये हो गया था, यहाँ से छापना शुरू करो। काफी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है ना ऑनलाइन में, तो यही ऑफलाइन होता तो। अभी गौरव चिल्ला रहा होता, सर मैंने उतारा नहीं है और मैं मिटा चुका होता।
हो गया गौरव, हो गया? चलो देखो। अच्छा ये वैल्यू याद रखना भैया इसकी, है ना, बी की, और ये लेमडा एम टी बराबर वी विंस लो याद रखना। समझ गए? न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि जैसे ही अपन टॉपिक करेंगे अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे यार, ये तो पता ही होगा ना, तो मैं न्यूमेरिकल भी करता हूँ मैं, तो फिर काम आएगा अपना। साथ साथ छाप लेता है तू। अच्छा। इतना तो वैसे है भी नहीं, स्लाइड में थोड़ा थोड़ा तो लिखा हुआ है। क्यों कविता? चले आगे। हो गया तेरा भी? करो फोटोकॉपी। नहीं करो। हो गया। उतार उतार उतार। अच्छा फिर देखो एक चीज और देखो, तुम यहाँ पे है ना, उतारते उतारते देखो, ये यहाँ पर क्या है, यू लेमडा है ना, मैंने यू लेमडा लिखा फिर डी लेमडा लिखा, तो ई लेमडा चल रहा था, फिर अचानक से यू लेमडा की एंट्री कैसे होगी? तो देखो ऐसा हुआ कि भाई प्रैक्टिकल डाटा के एनालिसिस के लिए ना, जो है ना, वो ई लेमडा की बजाय यू लेमडा जो है ज्यादा सुटेबल है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि ई लेमडा सिर्फ एनर्जी को बताता है, जबकि यू लेमडा एनर्जी डेंसिटी को बताता है। तो ये एक दो लाइन इसकी भी लिखवा देंगे अपन। खूब देखते हैं तो तेरे को क्या ही पता है, 6 6 घंटे की भी देखते हैं, और अभी चलें आगे। हो गया? चलो, है ना, ये देखो, छोटी सी बात है, लिख दो, जैसे नोट लगा के, है ना, काम की नहीं है, बस पढ़ने के लिए ठीक है, नहीं, याद व्याद नहीं रखनी इसको, है ना। और प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यू लैम्डा इज मोर स्टेबल इंस्टेड ऑफ ई लैम्डा, where u lambda is energy density
between u lambda d lambda is energy density between lambda to lambda plus d lambda wavelength रेंज, है ना। तो फिर इसमें अपन एक रिलेशन भी पढ़ सकते हैं कि आपका जो ई लैम्डा जो है वो कितना होता है, 4/c, 4/c, और आपका यू लैम्डा होता है ना। वैसे कुछ खास काम का है नहीं। आह, लिखने की कोई आवश्यकता। लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो केवल, वैसे काम नहीं आएगा ये, है ना। कोई काम नहीं आएगा, बस जस्ट एक फॉर्मूला है, और काम भी नहीं आता। काम जब आता है जब इनको आपस में इंटरचेंज करो। अच्छा, ये आता कैसे? ये वैसे आता है जैसे अपन सॉलिड पढ़ते हैं ना, जैसे अपन सॉलिड पढ़ते हैं और कुछ उसमें थ्योरियां पढ़ते हैं जो अपन मानते हैं कि आठवां गोले का आठवां हिस्सा होगा। जैसे अपन ने सेकंड ईयर में वो पढ़ी थी हीट कैपेसिटी वाले टॉपिक्स, उनमें अपन मानते थे एक गोला है, गोले के 8वें आयतन में तो 1/8, फिर एन स्क्वायर एन, वो करते थे ना ऐसे कुछ। तो वैसे करके निकालते हैं। और क्या निकालना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बाकी का करेंगे कल। और ये जैसे ब्लैक बॉडी वाला हो ही गया, आगे का जो है वो ब्लैक बॉडी में जैसे विन्स का नियम, और उसके बाद ये स्टीफन और ये नियम, फिर उनकी कमियां जैसे कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लांक थ्योरी, फिर वापस से एक बार इस पे आएंगे। जैसे ये इसके जो नियम है वो क्वांटम थ्योरी से वापस से प्रूफ करेंगे, और 2 क्लास में जो है ये लट जाएगा पूरा। ठीक है। हाँ, मना कर दिया इसने, हिल थोड़ी गया। ऐसा भी होता है। ओके, नहीं एक बार बोल मानस, ऐसे बोलना, ये स्टॉप नहीं हो रहा। ठीक है।